और ये तोक्ते के टाइम में मेरे मत क्षेत्र में जिन लोगों को सरकार ने सहाय नहीं दी, आज ऐसे 13,000 परिवार लोग हैं जिनको एक भी प्रकार की सहाय सरकार की ओर से नहीं मिली है। कि अगर हम शिक्षा और आरोग्य में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ बार बार ये कहते हैं कि पूरे विश्व में हम सबसे युवा देश हैं, लेकिन आज युवाओं की स्थिति क्या है? पेपर लीक मामला हो, रोजगारी का मामला हो, छोटे मोटे व्यापारियों का कोई प्रश्न हो, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पीड़ित और शोषित आज कोई है तो इस राज्य का युवा है। विधानसभा सदन में बोलने के बाद भी आज भी इतने ज़्यादा प्रश्न बाकी है कि उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। जो सिटी स्कैन मशीन डॉक्टरों को, आम आदमी पार्टियों को 1,25,00,000 में मिलता है, वो गवर्नमेंट प्रेशराइज करके जेम पोर्टल में खरीदती है और जेम पोर्टल में उसकी प्राइस 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एक चीज़ बाजार में 1.25 करोड़ रुपये मिलती है, वही चीज़ वही कंपनी से, वही लोग से ये सरकार 2.5-3 करोड़ में खरीदती है। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस के विधायकों की ढेर सारी समस्या, उनके सवाल भी हैं। हमारे साथ राजूला के विधायक अमरीश डेर हैं, हम उनके साथ बात करेंगे कि वो उनके क्या मुद्दे हैं और ख़ास करके वो किस मुद्दे पर इस बार प्राधान्यता देने वाले हैं। अमरीश जी, खास करके इस बार जो बजट सत्र है, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि बजट में कुछ दिया नहीं गया, न तो उत्तर गुजरात को न किया गया। आपके जो विधानसभा क्षेत्र उसकी मुख्य समस्या क्या है और किस मुद्दे को लेकर आप इस बार प्रमुखता से उसको उठाने वाले हैं? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे साल में जितने भी विधानसभा के सेशन आते हैं उसमें ज़्यादातर सबसे लंबा जो सेशन है वो बजट सेशन होता है और सब विधायकों का एक ध्यान रहता है कि सबसे ज़्यादा बातें इस प्लेटफॉर्म से की जाए जो अपने मत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरी है। इसलिए ये बजट सेशन है, ये पूरे राज्य के लिए और ख़ास करके विधायक के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विधानसभा बजट में काफ़ी मुद्दों पे हम लोग काम करने वाले हैं और पर्टिकुलरली मैं भी मेरे क्षेत्र से जहाँ से मैं चुन के आता हूँ वहाँ जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न जो है वो मैं बजट सेशन में रखने वाला हूँ। सबसे पहले बात की जाए तो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा अगर किसी को तोक्ते साइक्लोन ने जो सताया है वो मेरी विधानसभा क्षेत्र है और ऊना विधानसभा क्षेत्र है, राजूला और ऊना। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा नुकसान जिस लोगों को हुआ था उसमें एक भी वर्ग नहीं बाकी था। सबसे ज़्यादा खेडूत प्रभावित थे, उससे ज़्यादा मत्स्योद्योग के साथ जो जुड़े हुए वो लोग इफेक्टेड थे। बिजली 14-15 दिन शहर में नहीं आई थी और फार्मिंग के लिए जो बिजली चाहिए वो तो 4 महीने के बाद आई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा जो कोस्टल बेल्ट का था वो ये था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे आज के प्रधानमंत्री सर ने कहा था कि 2022 तक हम पूरे गुजरात में सब लोगों को पक्का मकान करके देंगे। मुझे ताज्जुब है, 22 शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा कच्चे मकान आज कोई एरिया में है तो वो सी शोर एरिया में है। पूरे गुजरात में 1600 किलोमीटर का लंबा दरिया किनारा है और उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो फिशिंग के साथ जुड़े हुए वो आज भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। और ये तोक्ते के टाइम में मेरे मत क्षेत्र में जिन लोगों को सरकार ने सहाय नहीं दी, आज ऐसे 13,000 परिवार लोग हैं जिनको एक भी प्रकार की सहाय सरकार की ओर से नहीं मिली है। तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे सब लोगों ने एजिटेशन भी किया था, फिर भी 13,000 परिवार आज की डेट में मेरे मत क्षेत्र में बाकी है जिनको सहाय विविध प्रकार की नहीं मिली है। तो ये मेरा मुख्यत्वे मुद्दा है। उससे दूसरी बात अगर की जाए तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरियात कोई रहती है तो वो है शिक्षा और आरोग्य। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे मत क्षेत्र में और पूरे गुजरात में एक भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं हो जहाँ अच्छे अस्पतालों में डॉक्टर की कमी ना हो और ऐसी कोई स्कूल ना हो कि जहाँ कोई शिक्षकों की कमी ना हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और मेरा मुद्दा भी यही रहेगा कि अगर हम शिक्षा और आरोग्य में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। ये हमारी प्राइम रजूआत रहेगी। उससे आगे की बात करें तो मेरा जो क्षेत्र है सौराष्ट्र क्षेत्र में आता है
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो खेडूतों को बिजली की है, पानी की है, सिंचाई के पानी की है, दिन को बिजली मिले ऐसी है, खातर बियारण का भाव जो है वो सही मायनों में मिले, और जब भी फसल पक के आती है एपीएमसी में तो उसका सही तरीके से दाम उसको मिले, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये तीनों समस्या के लिए भी मेरी बात जो है मैं सदन में रखने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा बोलती है कि कोई भी राज्य का, कोई भी देश का, कोई भी दल का, कोई भी पार्टी का, कोई भी परिवार का चालक बल है वो यूथ है। मुझे कहते हुए भी दर्द हो रहा है कि आज की डेट में हमने हमारे युवाओं को क्या दिया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री बार बार ये कहते हैं कि पूरे विश्व में हम सबसे युवा देश है, लेकिन आज युवाओं की स्थिति क्या है? पेपर लीक मामला हो, रोजगारी का मामला हो, छोटे मोटे व्यापारी का कोई प्रश्न हो, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पीड़ित और शोषित आज कोई है तो इस राज्य का युवा है। तो इसके लिए भी मेरी बात सदन में बहुत स्ट्रांगता से मैं रखने वाला हूँ। उससे आगे की अगर कोई बात करे तो छोटे और मध्यम कद के व्यापारी जो है वो भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सरकार ने जितने भी चेंजेस अगर कुछ किए हैं, चाहिए जीएसटी हो, दूसरा कुछ हो, लेकिन एक भी बात में सही तरीके से निर्णित बात पे सरकार नहीं आई है। इसलिए टैक्सेशन का मामला हो, दूसरा तीसरा कोई मामला हो, वो लोग भी सबसे ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो ये भी प्राइम मुद्दा है मेरे लिए और पूरे गुजरात के छोटे मोटे व्यापारियों के लिए कि सबके लिए आगे बढ़े। 5 उद्योगपतियों को सरकार आगे ले जाए, उसमें हमें दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि भूतकाल में जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी जितने भी उद्योग आए वो सभी उद्योग में प्राधान्य था उस क्षेत्र के लोग को उसमें जोड़ने का, उसको रोजी रोटी मिलने का, उसको मजूरी मिलने का, उसको लेबर मिलने का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। पूरे गुजरात में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार के लोकल लोगों को जॉब या कोई काम मुहैया करने वाली बात थी वो नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा आज मैकेनिज्म पे जो काम हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के नौकरी और काम धंधा छूट रहा है। तो उसमें भी हम अच्छे तादाद में के साथ सदन में बात रखने वाले हैं कि इन मुद्दों पे भी हमें काम करना चाहिए। बाकी तो मुद्दे तो पूरे गुजरात में इतने हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी पूरे स्ट्रांग और पूरे एविडेंस के साथ जो भी हमारे ध्यान में है 100% उसको ले जाके गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब खत्म हो। सबसे ज़्यादा और महत्व की जो बात है, इस सदन को लोकशाही का मंदिर कहते हैं। जब भी कोई विधायक चुन के आता है तो उसको ऐसा लगता है कि विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक भी बात वो रखेगा तो वो सब बातें पूरी की जाएगी। लेकिन मेरा अनुभव 4 साल में अच्छा नहीं रहा है। विधानसभा सदन में बोलने के बाद भी आज भी इतने ज़्यादा प्रश्न बाकी है कि उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। काफ़ी प्रश्न सॉल्यूशन हुए भी है, लेकिन और भी मांग लोगों की जो एरिया के प्रमाण से है वो का भी सॉल्यूशन होने का बाकी है। तो इस सदन में मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जो भी प्रश्न मेरे ध्यान में है, जो भी मेरे विस्तार के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझ तक पहुंचाया है और हमने भी प्रवास करके जितनी मेहनत की है और मेरे ध्यान में है, वो चौक्कस सरकार का ध्यान उस पर गंभीरता से जाए, उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। खास करके आपके पहले भी हीरा भाई सोलंकी और ये लोग वहाँ पे एमएलए रहे हैं 2017 के पहले, तो जो सवाल या जो प्रश्न आपने कहा स्थानिक मुद्दों को, चाहे वो ताउते किले की बात हो, लोकल जो मुआवजा देने की बात हो, तो क्या उनकी तरफ से कोई सहयोग या ये नहीं मिला, या उनकी तरफ से कोई जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ? राजनीति में अपनी लाइन लंबी करने के लिए किसी की लाइन छोटी करने का मेरी सोच नहीं है। उन्होंने क्या किया वो जानते हैं, मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, पूरे गुजरात के लोग जानते हैं। मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण आपने जो बात कही कि पिछले सालों में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर, हमारी कांग्रेस की टीम ऊपर, मेरे क्षेत्र से और बर्डन है, मैं ये मानता हूँ। छोटे छोटे काम के लिए भी लोग की गुहार लगती है कि ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ सेट करना चाहता हूँ। हर साल हर एक एमएलए को, हर एक विधायक को आरएनबी मिनिस्टर की ओर से नॉन प्लान रास्ता, रीसरफेस रोड
के लिए काफ़ी कुछ ग्रांट दी जाती है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक मेरी विधानसभा ऐसी है कि जहां आज भी नॉन प्लान के 300 रास्ते बाकी है बनाने। जो कच्ची सड़क में से पक्की सड़क बनानी जो बात है उसको हम नॉन प्लान का रास्ता बोलते हैं। पिछले लोगों ने क्या किया उससे कहने से अच्छा है कि मैं ये कहूँगा कि आज भी पूरे सौराष्ट्र में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में मेरी विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि जहां आज भी नॉन प्लान के कच्चे 300 रास्ते बनाने बाकी है। एक बार जब ये काम चालू हुआ तो लोगों की गुहार लग जाती है कि अमरीश भाई ये करवाइए, ये करवाइए, ये करवाए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले साल या पिछले 20 सालों में जो लोग मेरे क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोग उसके पास जाने से डरते थे या फिर उसकी मंशा नहीं थी कि काम नहीं किया जाए। इसलिए इतने ज़्यादा काम आज लोगों के मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेंडिंग है जिसको सुलझाने में काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी शक्ति लग सकती है, ऐसा मेरा कहना है। आपके लिए कहा जाता है कि अपनी सैलरी भी आप नहीं लेते हैं, वो ट्रस्ट में दान कर देते हैं। एक मुद्दा आपका ये भी था कि एक मशीन खरीदने के चक्कर में आपका पूरा ग्रांट जो है वो अटका पड़ा, वो क्या पूरा मसला है? लास्ट टाइम इस पेंडेमिक में, कोरोना पेंडेमिक में, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि अपने क्षेत्र के लिए हर एक विधायक को पर ईयर 1.5 करोड़ रुपये की रकम मिलती है। अगर कोई विधायक चाहता है तो अपनी पूरी रकम अपने क्षेत्र में किसी भी इक्विपमेंट्स के लिए, कोरोना दर्दी के लिए या इस पेंडेमिक के सामने लड़ने के लिए कुछ खरीदी कर सकता है। तो मैंने भी उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मेरे मत क्षेत्र में थी वो सिटी स्कैन की थी, क्योंकि आफ्टर आरटीपीसीआर और आफ्टर एंटीजन टेस्ट अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो कोरोना को वो कर सके वो सिटी स्कैन मशीन था। तो मैंने सिटी स्कैन मशीन 1.25 करोड़ रुपये का गवर्नमेंट को लिखा था कि मेरी ग्रांट में से मैं सिटी स्कैन जो 16 स्लाइस का है वो मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो सिटी स्कैन आज भी 1 साल के बाद भी मेरे अस्पताल में नहीं पहुँचा है। उसके पीछे का मैंने कोई रीज़न जाना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जो सिटी स्कैन मशीन डॉक्टरों को, आम आदमियों, पार्टियों को 1 करोड़ 25 लाख में मिलता है, वो गवर्नमेंट प्रेशराइज करके जेम पोर्टल में खरीदती है और जेम पोर्टल में उसकी प्राइस 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एक चीज़ बाज़ार में 1.25 करोड़ रुपये में भी मिलती है, वही चीज़ वही कंपनी से, वही लोग से ये सरकार 2.5-3 करोड़ में खरीदती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो ये क्या बोलते हैं उसका जो भाव है वो लोगों को पता ना चले, इसलिए 1 साल के बाद भी मेरे मत क्षेत्र में मेरी ग्रांट जो है उसमें मुझे किसी की परमिशन भी लेनी नहीं है, फिर भी 1 साल से 1.25 करोड़ का सिटी स्कैन मशीन मेरे क्षेत्र में नहीं आ रहा है। और बात कही आपने मेरी सैलरी की, तो सैलरी से ज़्यादा अच्छा शब्द है मानद वेतन। भले आज कम लोगों को पता है कि मानद वेतन और सैलरी में क्या फ़र्क है। ये मानद वेतन है। भगवान की कृपा से मैं और मेरा फैमिली सर्वाइव हो सके ऐसे बिजनेस और काम हमारे पहले से सेट हो चुके हैं। तो जब मैं विधानसभा का इलेक्शन में लड़ रहा था तभी मैंने अनाउंस किया था कि अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का वोट मुझे आशीर्वाद के तौर पे मिलेगा तो मैं मेरी मानद वेतन या सैलरी है वो नहीं लूँगा। और सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा और आरोग्य के लिए अगर कोई पैसे के लिए अस्पताल नहीं पहुंचता है या कोई फीस भरने के हिसाब से स्कूल नहीं जा सकता है तो उसको एक ट्रस्ट फाइंड करके किसी भी प्रकार की फ़ोटो नहीं खिंचवा के, किसी भी प्रकार का प्रेस आउट नहीं करवा के जितना भी हो सकता है उतना करेंगे तो वो हमारी ड्यूटी है, तो वो हम कर रहे हैं। खास करके आपने विजय भाई रूपाणी के कार्यकाल में भी काम देखा है। अब नए सीएम भी आ गए हैं भूपेंद्र भाई, दोनों के कार्यक्षमता में, या ये क्योंकि पूरी सरकार बदल दी, मंत्री भी बदल गए हैं, दोनों की कार्यक्षमता में क्या अंतर कुछ दिखाई देता है आपको? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चालाक है। लोगों के बीच में किस तरह का उसको मैसेज मिलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी होशियार है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कोरोना में और भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी की छवि जो खरड़ाई हुई थी, गुजराती में कहावत है कि वो होली का नारियल मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के ऊपर फोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये जो सरकार थी ये सरकार नहीं काम कर रही थी या निकम्मी थी, इसलिए इस सरकार को हम हटा देंगे तो लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। इसलिए ऐसे अच्छे आदमी को हटा के भारतीय जनता पार्टी ने
नए मुख्यमंत्री को या पूरा मंत्रिमंडल नया जो चयन किया है, तो मेरा कहना ये है कि एक मंत्री से या एक मुख्यमंत्री को या पूरा मंत्रिमंडल हटाने से गुजरात के लोग शांत नहीं रहेंगे। उसको पता है किसने क्या किया। और ये मुख्यमंत्री जो आए हैं और ये नया मंत्रिमंडल जो आया है, उसमें भी एक बात तो तय है कि मेरी ये फर्स्ट टर्म है, तो मेरा जो 4 साल पिछले जो गया है, ये 4 साल सीखने में गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, काम काम को सिखाता है। तो जैसे मेरे 4 साल मुझे सीखने में गए हैं, तो यह नया मंत्रिमंडल जो आया है वो 1 साल में क्या करके देंगे। फिर भी लोगों की अपेक्षा है, हमारी भी अपेक्षा है कि जो भी है प्रश्न हो एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट हो। लेकिन एक बात भी स्पष्ट है कि विदाउट एक्सपीरियंस कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो डिफरेंस रहने ही वाला है कि ये सरकार के पास लोगों की जो अपेक्षा है वो इतनी जल्दी से उसमें ये सरकार खरी नहीं उतरने वाली है। आपके लिए बीच में कहा जाता था कि सी आर पाटिल आप पर डोरे डाल रहे हैं ताकि आपको बीजेपी में लाया जा सके, बातें भी उड़ी थी, क्या सच्चाई थी पूरी बात में? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने युवा भाजपा में 8-9 साल मैंने काम किया हुआ है। थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सामाजिक काम से एक फंक्शन में आए थे। मैं भी स्टेज पे खड़ा था, उसके साथ ही बैठा था। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि अमरीश भाई के ऊपर तो हमारा हक है, मैं उसको डांट भी सकता हूँ। और जैसे कोई दोस्त एसटी बस में जगह रखने के लिए नैपकिन रखते हैं, उसी तरह हमने अमरीश भाई के लिए भारतीय जनता पार्टी में जगह रखी है। तभी मुझे मीडिया ने पूछा था कि अमरीश भाई ये क्या है, तो मैंने बहुत विनम्रता से कहा है कि वो आप उसको पूछिए क्या है। मैंने तो कहा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ या मुझे जाना है, तो ये आपको उसको पूछने की ज़रूरत है। और दूसरे दिन तीसरे दिन जाके उन्होंने फिर राजकोट में जाके बोला कि हम किसी कांग्रेसी को नहीं लेंगे। तभी मुझे मीडिया ने पूछा था कि अमरीश भाई अब आपके लिए रास्ता बंद हो गया। तो तभी मेरा रिप्लाई वही था कि पहले भी उन्होंने कहा था, आज भी वो कह रहे हैं, तो उसको पूछिए। मेरी जो बात है, मुझे कांग्रेस ने काफ़ी कुछ दिया है पूरे गुजरात में। आइडेंटिटी अगर मेरी हुई है तो कांग्रेस ने मुझे जब भी टिकट दी और मैं विधायक बन के आया तभी मुझे हुई है। और मुझे कांग्रेस में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो पार्टी छोड़ने का भी कोई इरादा नहीं है। फिर भी आज के दिन में जिस प्रकार से, नहीं, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था नहीं लेंगे, बाद में 2 लोगों को और लिया उन्होंने, जब जब आपके लोग गए सामने से, तो आज इसलिए अब स्थिति बदल गई है। आज भी मेरा कहना है कि वो भी उसने कहा था, फिर लिए भी उसने है, तो उसको ही पूछिए तो भी हो सकता है। लेकिन आज के दौर में इतना कहना है कि पार्टी से मुझे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। एक छोटे से तोक्ते के प्रश्न के लिए भी पूरा गुजरात मेरे साथ खड़ा था। एक छोटे रेलवे के एजिटेशन के लिए भी पूरे गुजरात के कांग्रेस के विधायक और पूरी कांग्रेस मेरे साथ खड़ी थी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे पार्टी छोड़ के कहीं पे जाना चाहिए। और कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई प्रादेशिक पक्ष हो, सब लोगों का ध्येय जो है, सब लोगों का एम जो है, वो तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों का, स्टेट के लोगों का कहाँ पे भला हो, उसके अच्छे काम के लिए ही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ऐसी कुछ मेरा कुछ सोच या मेरे विचार है। ये थे अमरीश डेर, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है उसके लिए वो हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। हाँ, स्पष्टता के साथ उन्होंने कह भी दिया है कि कांग्रेस में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो हमेशा जो कांग्रेस हो उसके साथ बरकरार रहेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।